चाय का कप मेरे मुलाजिम ने मेरे सामने रखा तो मैंने उसे कहा, ड्राइवर से कहो गाड़ी बाहर निकाले। वो कहने लगा, साहब कह देता हूँ। मैं कई दिनों से एक खूबसूरत बच्ची की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। कई दारुल अमान और यतीम खानों की खाक छान चुका था। आज भी मुझे ऐसे ही किसी यतीम खाने में जाना था। मैंने चाय पी, एक नज़र अपना सरापा सामने ड्रेसिंग टेबल के शीशे में देखा और अपनी शख्सियत से मुतमईन होकर मैं घर से निकल गया। मतलूबा जगह पर पहुंचकर मैंने कुर्सी संभालते ही कहा, देखें आप बेफिक्र रहें, मैं बे औलाद हूँ, इसलिए बच्ची को बाप बनकर पालूंगा। मैंने उस 12 साला बच्ची के हसीन सरापे पे नजर दौड़ाई। कमबख्त 12 साल में भी कमाल का हुस्न रखती थी। मेरे तो दिल के तार से बजने लगे थे। सामने बैठी इंचार्ज मुझे बड़े गौर से देख रही थी। मैंने उसकी नजरों को भांपते हुए अपने जज्बों को थपकी दी। कहने लगी, आपकी बीवी साथ क्यों नहीं आई? मेरी बीवी होती तो साथ आती। यूं तो मेरी उम्र बस 28-29 साल थी, लेकिन मैंने शेव थोड़ी सी बढ़ा ली थी ताकि अपनी उम्र से कुछ बड़ा लगूं, और बड़ा बनने की भी अदाकारी कर रहा था, जो काफी हद तक कामयाब भी थी। बहरहाल मैं नहीं चाहता था कि वो लड़की मेरे हाथ से निकले। उसे देखते ही मेरे मुंह में पानी भर आया था। उस इंचार्ज ने मुझसे कई सवालात किए और उसके बाद वो बच्ची मेरे हवाले कर दी। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। कच्ची कलियां मुझे बचपन से बड़ी अच्छी लगती थी और कच्ची कलियों को तोड़ना, मसलना मुझे बेहद अच्छा लगता था। शुरू में मुझे ये शौक सिर्फ फूलों की हद तक था, लेकिन कब बड़े होते हुए मेरी नजर कब लड़कियों पे जा टिकी पता ही नहीं चला। बहरहाल मैं उस लड़की को अपने साथ अपने घर ले आया। बड़ी डरी सहमी सी लड़की थी। मैं जानता था कि मेरी गजबनाक गुस्से पे वो उफ भी नहीं करेगी। फिर यतीम खाने में परवरिश पाई हुई लड़की बहुत कुछ झेलने की आदी होती है। यूं तो वो हुस्न में किसी से कम नहीं थी, कद काठ भी ठीक था, लेकिन जाहिर है 12 साला बच्ची थी, यतीम खाने में पली बड़ी थी, इसलिए दुबली पतली कमजोर सी थी। मैंने सोचा कुछ रोज इसे अच्छी खुराक दूंगा तो जल्द ही सेहत पकड़ लेगी, जिस्म भर जाएगा तो मेरा काम भी हो जाएगा। लेकिन कमबख्त कुछ खाती ही नहीं थी। मैंने उसके आगे गोश्त, मुर्ग मुसल्लम, ना जाने क्या क्या खाने रख दिए, लेकिन उसमें जरा सा खाना खाकर कहने लगी, बस मैंने खा लिया। मैंने कहा, ऐसे कैसे? अपनी हालत देखो, तुम्हें चाहिए कि तुम अच्छी तरह खाओ। कहने लगी, नहीं साहब, हमें बस इतना ही खाने की आदत है। मैं उठकर उसके बराबर वाली कुर्सी पे जा बैठा। अभी तक मैं अपने जज्बात पर काबू पाए हुए था। मैंने उसकी कमर पे हाथ रखा, उसकी कमर सहलाने लगा। मैंने कहा, अपनी सेहत देखी है तुमने, कितनी कमजोर हो, अच्छी खुराक नहीं खाओगी तो बड़ी कैसे होगी। ये कहते हुए उसकी कमर सहलाते हुए मैं उसकी गर्दन तक पहुंच चुका था। मेरी उंगलियां उसके वजूद पर बड़ी बेजारी से सफर करने लगी। वो नर्वस होने लगी, मेरा हाथ बार बार पीछे करने लगी। मैं खबासत से मुस्कुराने लगा। कमबख्त अभी उम्र में छोटी थी ना, मुझे ना झेल सकती थी, ना मेरे बढ़ते जज्बात को सह सकती थी। पहले तो मैंने बहुत चाहा कि वो खाना खाए, दूध पिए, ताकि उसकी सेहत अच्छी हो सके, लेकिन शायद उसके अंदर सिवाय एक रोटी से ज्यादा उतरता ही नहीं था। 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन वो अच्छी खुराक खाने को तैयार ना होती। जबरदस्ती उसे दूध पिलाने की कोशिश करता तो आधा गिलास छोड़ देती। मैंने उसे अच्छे से अच्छे कपड़े ला कर दिए, उसे बाजार लेकर गया, चूड़ियां दिलवाई। इसके अलावा लड़कियों के जो शौक होते हैं, मुझे लगा उसके भी ऐसे ही होंगे, वो खुश हो जाएगी। लेकिन बड़ी अजीबो गरीब किस्म की लड़की थी। चूड़ियां खरीदी, ना कानों में पहनने वाले झुमके, हर चीज पे बस नाम में सर हिलाती रहती। मैंने कहा, पिज्जा खाओगी? कहने लगी, जी नहीं। बहरहाल जब मैं अपनी हर कोशिश में नाकाम हो गया तो फिर मैंने उसे भूख लगने की अद्वियात खिलानी शुरू कर दी। यहाँ से ये हुआ कि उसे भूख लगने लगी। अब वो खाने को मांगती थी, टेबल पर बैठती थी तो 3-3 तरह के खाने खा लेती थी। जैसे जैसे उसका जिस्म भरने लगा, मेरा दिल और मेरे जज्बात बेकाबू होने लगे। मैं यतीम खाने में जाकर कम उम्र लड़कियों को सहारा देकर उन्हें घर लाता और उनसे अपना जी बहलाता और फिर आगे फरोख्त कर देता। कम उम्र होती थी इसलिए कीमत बड़ी अच्छी मिल जाती थी। उसके बाद दूसरे शहर चला जाता ताकि पकड़ा ना जाऊं। अभी तक मैं कई लड़कियों की जिंदगियों को बर्बाद कर चुका था, उन्हें एक कोठे की जीनत बना चुका था। 3 माह लगे थे। वो लड़की अपनी उम्र से 2 साल बड़ी लगने लगी थी। कमजोर जिस्म भर चुका था
खूबसूरत तो पहले से ही थी, कद काट भी निकाल चुकी थी, वो मुझसे मानूस भी हो चुकी थी। मैं ये करता था कि बार बार उसे अपने साथ लगाता, उसका माथा चूमता, उस पर यह जाहिर करता जैसे मैं उसे बेटी बना के लाया हूँ। पहले तो वो घबराती थी, लेकिन फिर शायद आदी होने लगी, और मैं यही चाहता था ताकि जब मैं अपनी ख्वाहिश उससे पूरी करूं तो ज्यादा नखरे ना दिखाए। यतीम लड़कियों को लाने का एक बड़ा फायदा ये भी था कि आगे पीछे उनके कोई भी नहीं होता था। यतीम खाने वाले भी बस शुरू में पूछ-गुछ करते थे, उसके बाद पलट कर भी नहीं देखते थे, इसलिए मैं बड़ा मुतमईन था। 4 महीने बाद वो वैसे ही हो चुकी थी जैसे मैं चाहता था। मैंने उसे बहुत ही खूबसूरत सा लिबास ला कर दिया। मैंने कहा इसे आज पहन लेना। कहने लगी क्यों साहब, क्या कहीं जाना है? मैंने कहा नहीं, बस मेरा जी चाह रहा है कि तुम आज ये पहन के दिखाओ। कहने लगी ठीक है, लेकिन ऐसा लिबास तो उस वक्त पहनते हैं ना जब कहीं शादी पे जाना होता है। ये सुर्ख रंग की मैक्सी थी, शायद इसीलिए वो सवाल कर रही थी। मैंने कहा तुम्हारे लिए सरप्राइज है, इसे पहनना, तैयार होना, फिर बताऊंगा। उसने मेरी बात मान ली और वो मैक्सी पहन कर तैयार हो गई। मैं जब कमरे में आया उसको देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरे तसव्वुर से ज्यादा हसीन लग रही थी वो। मैक्सी उस पे इस कदर जच गई थी कि बयान नहीं कर सकता। उसने हल्का फुल्का मेकअप किया था, कानों में झुमके पहन रखे थे, अपने खुले बालों को ब्रश कर रही थी। मैं उसके पास आ गया। कहने लगी साहब मुझे बस इतना ही मेकअप आता है। मैंने कहा इसमें भी तुम कमाल लग रही हो। मेरी बात सुन के मुस्कुराने लगी। इससे पहले कि मैं कोई जज्बातीपन का मुजाहिरा करता, मेरे मोबाइल पर एक कॉल आने लगी। मैंने फोन उठाया तो वो उसी कोठी वाली का था। उस वक्त मैं किसी भी बात करने के मूड में नहीं था। मैंने कहा बोल रज्जू भाई, क्या तकलीफ है तुझे? कहने लगी वो जो तू कहता था ना, तू एक लड़की लेके आया है, देख अगर इस बार तू उसे बिना छुए दे दे तो रज्जो को अपनी मरी माँ की कसम तुझे 3 गुना ज्यादा कीमत देगी, वो भी हाथों हाथ। मैंने कहा क्या मतलब इस बात का? कहने लगी मुझे लड़की कुंवारी चाहिए। एक दुबई का शेख आया है, बड़ी मोटी असामी है, लेकिन डिमांड उसकी ये है कि लड़की कुंवारी हो, अनछुई कली की तरह। 3 गुना कीमत का मतलब एक बहुत बड़ी रकम थी। मैं सोच में पड़ गया। जानता था कि रज्जो बाई अपनी जुबान की पक्की है। फिर एक नजर उस लड़की को देखा जो मुझे देखे जा रही थी। मैंने सोचा कि ये कौन सी अनोखी लड़की है जिसके हुस्न का मैं दीवाना हो जाऊंगा। ऐसी कई अनछुई कलियों को मैंने मसल कर नोचा है, इसे ऐसे ही रज्जो के हवाले कर देता हूँ। किसी और हसीन दोशेजा से अपनी रात रंगीन कर लूंगा। मैंने हामी भर ली। वो बड़ी खुश हुई। कहने लगी बड़ी मुश्किल से मैंने उस अरबी नौजवान को घेरा है। मैंने कहा तेरे कोठे पे ले आऊं? कहने लगी नहीं नहीं, मैं तुझे एक बंदा बताती हूँ, वहां उस लड़की को छोड़ देना और उसे कहना रज्जो ने भेजा है, वो तुझे पूरे 1 करोड़ की रकम देगा, बस उसमें से आधे तेरे और आधे मेरे। वो ये कहते हुए कहने लगी लड़की को जरा तैयार शैयार करके लेके जाना। उसकी बात सुनकर मैंने एक नजर सामने खड़ी लड़की पर डाली। मैंने कहा बेफिक्र रहो, बहुत कमाल लग रही है, अरबी के वारे न्यारे हो जाएंगे। ये सुनकर वो भी खुश हो गई। मैं उस लड़की को अपने साथ ले गया और मतलूबा पते पर जाकर देखा तो वो एक बंगला था, काफी खूबसूरत बना हुआ था। चौकीदार को मैंने रज्जो के हवाले से अपना तारुफ करवाया। उसने अंदर जाकर अपने मालिक से पूछा और दरवाजा खोल दिया। मैं लड़की का हाथ पकड़े उसे अंदर ले आया। बेचारी हर बात से बेखबर मेरा हाथ पकड़े अंदर भी चली गई। सामने एक अरबी सोफे पे बैठा था। उसने सफेद अबाया पहना हुआ था जो कि अक्सर उनका पहनावा होता है। उस अरबी की नजर मुझ पे नहीं पड़ी, सबसे पहले उस लड़की पर पड़ी। उसकी आंखों की चमक देखकर और हाथ में शराब का गिलास देखकर, उसके चेहरे पर फैली खबासत की मुस्कुराहट देखकर मैं समझ गया था कि लड़की उसे पसंद आ गई है। मैंने सलाम किया तो वो चौंका। मैंने कहा कि बैठने के लिए नहीं कहेंगे? कहने लगा हाँ हाँ बैठो बैठो। इसके बाद मैंने उससे कहा कि मुझे रज्जो ने भेजा है। कहने लगा लड़की हमें पसंद आ गई है, लेकिन ये बताओ कि लड़की कुंवारी ही है ना? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल अनछुई लड़की है, लेकिन मसला ये है कि हमारे प्लान से बेखबर भी है, इसे कुछ खबर नहीं है। ये सुनकर उसके चेहरे पर कमीनगी सी मुस्कुराहट फैल गई। बस ठीक है। इसके बाद उसने अपने मुलाजिम को बुला लिया। कहने लगा साहब के लिए ठंडा जूस लेके आओ और इस लड़की के लिए भी। वो लड़की मेरी बातों से बिल्कुल अनजान मेरे बराबर में बैठी टुकर टुकर कभी उस अरबी को देख रही थी, कभी मुझे देख रही थी। मुलाजिम जूस लेके आया, साथ में पैसों का बैग भी। अरबी कहने लगा वैसे चाहो तो गिन लो।
میں نے کہا نہیں صاحب، ہمارا کام بھروسے پہ ہوتا ہے۔ وہ لڑکی ٹھیک سے جوس بھی نہیں پی رہی تھی، لیکن میرا اب اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ میں کھڑا ہو گیا، جیسے ہی جانے لگا وہ بھی کھڑی ہو کے میرے پاس آ گئی، کہنے لگی صاحب جی مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میں نے کہا دیکھو تمہیں اب اس عربی کے ساتھ رہنا ہے، اسے پریشان مت کرنا۔ کہنے لگی مجھے نہیں رہنا، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ میں نے کہا دیکھو میں اتنا امیر نہیں ہوں جتنا یہ ہے، یہ تمہارا مجھ سے زیادہ خیال رکھیں گے، بس ان کو پریشان مت کرنا۔ وہ کہنے لگی مجھے پھر بھی یہاں نہیں رہنا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، بڑی زور سے میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی مجھے اپنے ساتھ واپس لے جائے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اتنے میں وہ عربی بھی میرے پاس آ گیا، اس لڑکی کا بازو پکڑ کے اسے اپنی جانب کھینچا۔ میں نے بھی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے پیچھے کیا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا باہر کی جانب جانے لگا۔ وہ لڑکی رونے لگی، کہنے لگی مجھے چھوڑ کے مت جاؤ صاحب، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ صاحب، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ چلا رہی تھی، روئے جا رہی تھی، پکارے جا رہی تھی، لیکن میں جلدی سے اس بنگلے سے باہر نکل آیا۔ باہر میری چھوٹی سی گاڑی تھی، میں نے پیسوں کا بھرا ہوا بیگ گاڑی کی پچھلی نشست پہ پھینکا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر کی جانب رواں دواں ہو گیا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں میرے اندر ایک عجیب و غریب سی بے چینی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں یہ سب کچھ پہلی مرتبہ کر رہا تھا، اس سے پہلے بھی میں ایسے کام کر چکا تھا، لیکن پھر بھی دل میں ایک عجیب سی بے چینی اٹھ رہی تھی۔ آنکھوں میں بار بار اس کا روتا ہوا چہرہ آ رہا تھا۔ آج وہ اس قدر دلکش لگ رہی تھی، میں اس کے ساتھ وہی حرکت کرنے والا تھا جو آج سے پہلے میں نے کمسن کلیوں کے ساتھ کی تھی، لیکن یہ 1 کروڑ روپیہ جو سامنے ہی میز پہ پڑا تھا، اسے دیکھ کر میں خوش ہو گیا کہ چلو اس کے بدلے میں خوب عیاشی تو کروں گا، تب تک اس شہر کی ایک اور یتیم خانے میں جا کے ایک اور لڑکی اٹھا لوں گا۔ میرے لیے کون سی یہ بڑی بات تھی، تھوڑا بہت چہرے پہ میک اپ ایسا کر لیتا تھا جس سے بڑی عمر کا لگتا تھا، پھر اپنے بات کرنے کا انداز انتہائی شریفانہ رکھ لیتا تھا، اور یوں میں ایک ہمدرد، بے سہارا، بے اولاد باپ بن کر چل نکلتا۔ بہرحال میرے لیے یہ باتیں نئی نہ تھی، میں گھر پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی میں گھر آیا تو مجھے رجو بائی کی کال آئی، کہنے لگی خبردار جو تو نے پیسے اکیلے اکیلے ہڑپنے کی کوشش بھی کی۔ میں نے کہا رجو بائی تیرے ساتھ کون بے غیرت دغا بازی کر سکتا ہے؟ تیرا 50 لاکھ یہ میرے بیڈ پہ پڑا ہے، اگر تجھے چاہیے تو آ کے لے جا۔ میری اس بات کا مطلب وہ بھی سمجھتی تھی۔ اگلے ہی پل طنزیہ ہنس پڑی، ہنس کے کہنے لگی کہاں تم کمسن کلیاں مسلنے والے رجو بائی کو بلا رہے ہو؟ شرم تو نہیں آتی ہے تجھے؟ بے شرم۔ اتنا کہہ کے ہم دونوں ہی ہنس پڑے۔ بہرحال اس رات رجو بائی میرے گھر آئی تھی، اس کا اپنا ایک کوٹھا تھا، کوٹھے پر زیادہ تر بھیجی ہوئی لڑکیاں میری ہی تھی۔ کتنی ہی لڑکیاں تھیں جو میں یوں ہی یتیم خانوں سے اٹھا کر اسے دے چکا تھا، لیکن سب سے پہلے ان کے ساتھ میں رات گزارتا تھا۔ صرف پہلی لڑکی یہی تھی جسے میں نے بغیر چھوئے آگے پہنچا دیا تھا۔ میں نے رجو بائی کو اس کا 50 لاکھ دیا اور پھر خود ان پیسوں کو بیڈ پر بچھا کر میٹھی نیند سو گیا۔ 50 لاکھ کی رقم کوئی چھوٹی نہ تھی، کل صبح ہی میں ان کو بینک میں جمع کروا دوں گا۔ رات کو میں جیسے ہی سونے کے لیے لیٹا تو میرے کانوں میں وہی سسکیاں گونجنے لگی، مجھے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ صاحب جی مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، مجھے اس شخص کے پاس مت چھوڑو، یہ دیکھو یہ کیسی گندی نظروں سے مجھے گھور رہا ہے، صاحب جی مجھے اکیلا مت چھوڑ کے جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ الفاظ مجھے اپنے قریب سے سنائی دیے، ایسے لگا جیسے وہ لڑکی یہاں پہ واپس لوٹ آئی ہے اور وہ یہی میرے بستر کے پاس فرش پر بیٹھی رو رہی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ میں گھبرا کے اٹھ بیٹھا، اٹھ کے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، یہ صرف اور صرف میرا وہم تھا۔ لیکن اس کے بعد میری آنکھ نہیں لگی، ایک عجیب سی بے چینی میرے دل پہ سوار ہو چکی تھی۔ میں اس لڑکی کو اس عربی شیخ کے پاس چھوڑ تو آیا تھا، لیکن اس رات کا یہ پہر شاید وہ سچ مچ بہت چیخ رہی ہوگی، اس کے ساتھ عربی شیخ نہ جانے کیسا ظلم کر رہا ہوگا، تبھی تو میرے ذہن میں اس طرح کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ آج سے پہلے مجھے کبھی بھی ایسے محسوس نہیں ہوا تھا، پھر اس مرتبہ کیوں مجھے اس طرح کے خیال آ رہے تھے۔ ساری رات میں پہلو بدلتا رہ گیا لیکن نیند نہ آئی، آخر کو تنگ آ کے اٹھ بیٹھا، باتھ روم میں چلا گیا، شاور کھول کے ٹھنڈا ٹھار پانی اپنے سر پہ پھینکنے لگا تاکہ کچھ سکون میسر ہو سکے۔ میں اپنے آپ کو اس لڑکی کی جان سے نکالنا چاہتا تھا، مزید لڑکیوں کے ساتھ سودے بازی کرنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے یہ کیفیت مجھ پہ کیوں سوار تھی۔
नहा के निकला, सोफे पे बैठ गया, उसके बाद सिगरेट पीने लगा। इन 3 महीनों में जो कुछ इस घर में हुआ था, वो कैसे हंसती थी, खिलखिलाती थी, घर में घूमा फिरा करती थी, सब कुछ मुझे याद आने लगा। उसके बाद न जाने कब मैं सोफे पे ही सो गया। मुझे कुछ इल्म ना हो सका। पहले दिन गुजरे, फिर हफ्ते गुजरे, 2 महीने हो चुके थे उस लड़की को वहां पे छोड़े हुए, लेकिन अभी तक वो मेरे जहन से निकल ही नहीं पाई। रज्जो भाई का फोन आया, ये बता नया माल लाया है कि नहीं। वो शेख तो बड़ा खुश हो चुका है, माल लेकर आ, इस मर्तबा भी कोई ऐसी ही कच्ची कली लेके आना, दोनों खूब अय्याशी करेंगे। उसकी बात सुनकर मैंने हाँ में हाँ मिला दी थी। लालची तो मैं बहुत था, लेकिन ना जाने क्यों उस लड़की का नाम आने पर एक मर्तबा फिर मैं उदास हो चुका था। ऐसे लग रहा था जैसे मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया है अच्छा नहीं किया। हैरत की बात यह थी कि आज से पहले मुझे कभी इस तरह का महसूस ही नहीं हुआ था। जो भी काम करता, काम में दिल ही ना लगता, बैठे बैठे खोया रहता। पानी पीने के लिए किचन में जाता तो कोई ना कोई उसकी शरारत याद आ जाती। मेरे घर में अभी भी उसके कपड़े पड़े थे, ये सोच के छुपा के रख दिए थे कि नई लड़की आएगी तो उसके ज़ेरे इस्तेमाल आ जाएंगे। फिर सोचा कि हो सकता है इतनी हसीन लड़की को बगैर छुए मैंने आगे भेज दिया, शायद इसलिए मैं बेचैन हो रहा हूँ, तरस रहा हूँ। लेकिन जो एहसास मेरे दिल में थे ये मेरे लिए नाकाबिल यकीन थे। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर इन ख्यालों का, ख्वाबों का मतलब क्या है। वो 50 लाख रुपया धीरे धीरे कम पड़ता जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि अब इस शहर के एक और यतीम खाने में जाऊंगा जो कि एक छोटे से इलाके में बना हुआ था, और वहां पे जाके एक लड़की को उठा लूंगा। यही सोचकर अगले ही रोज मैं दोबारा यतीम खाने पहुंच चुका था। यही सोच रखा था कि हो सकता है नया हुस्न देखकर मैं बहक जाऊं और मेरी सोच एक मर्तबा फिर वैसी ही हो जाए जैसी पहले थी। यतीम खाने में कई लड़कियां मेरे सामने खड़ी कर दी गई। वहां की इंचार्ज मुझे 10 से लेकर 13 साल तक की उम्र की लड़कियां दिखा रही थी। कितनी ही लड़कियां मेरी आंखों को भा चुकी थी, लेकिन जैसे ही एक लड़की को नजर उठा के देखा तो वो मुझे बिल्कुल उस लड़की की शक्ल की लगने लगी। मैं घबरा के कुर्सी से उठ बैठा। मैं कहने लगा, नौशाबा। मेरे मुंह से नौशाबा का नाम सुनकर इंचार्ज हैरत से मुझे देखने लगी। कहने लगी, नहीं, इसका नाम नौशाबा नहीं है। लेकिन मैं घबरा चुका था क्योंकि वहां पे जितनी भी लड़कियां खड़ी थी सभी की शक्लें मुझे नौशाबा जैसी लग रही थी। हाँ, वही नौशाबा जिसे मैं एक अरबी शेख को छोड़ के आ चुका था। मैं घबरा गया, वापस गाड़ी में आकर बैठा और गाड़ी बड़ी तेजी से वहां से चला दी। या खुदा, ये मेरे साथ हो क्या रहा था। इस कदर हवास बागता था कि मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। मैं घर आ गया। घर आके सोचने लगा, अपनी हालत पे गौर करने लगा और बिल आखिर मुझे हार माननी ही पड़ी। मैं उस लड़की की याद में तड़प रहा था। मेरा दिल बार बार मुझे मलामत कर रहा था कि मैंने जो कुछ किया है ठीक नहीं किया, मुझे उसे वापस लाना चाहिए। यकीनन वो लड़की बाकी लड़कियों से बेहद मुख्तलिफ थी। कुछ तो ऐसा था जो मुझे उसकी जानिब खींच रहा था। यही सोचकर मैंने फौरन अपनी गाड़ी को अरबी शेख के घर की जानिब दौड़ा दिया जहाँ पे मैं उसे छोड़ के आया था। मैं किसी भी कीमत पर उसे वापस लाना चाहता था। एक सुकून सा दिल में उतर रहा था कि मुझे वो वहां पे मिल जाएगी। 4 महीने गुजर चुके थे। जब मैं उस घर के बाहर पहुंचा, घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो चौकीदार बाहर आया। चौकीदार को देखकर मैं बोला कि साहब को बुलाओ। चौकीदार अंदर गया और साहब को बुला के ले आया, लेकिन ये शख्स तो कोई और था। मैंने कहा कि इस घर के वो मालिक किधर है। मैंने उस शख्स का अरबी नाम लिया तो वो कहने लगा कि शायद आपको गलत फहमी हुई है। वो इस घर में हमसे पहले किराएदार रहते थे। उनको ये घर छोड़े हुए भी 2 महीने गुजर चुके हैं। ये अल्फाज सुनना थे कि मेरे सर पर गोया आसमान टूट पड़ा। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता था? वो लड़की कहाँ जा सकती थी? मैंने फौरन रज्जो भाई को कॉल मिलाई। उससे पूछने लगा कि कहाँ है वो अरबी शेख, किधर गया है वो। रज्जो भाई घबरा गई, कहने लगी, दिमाग सेट है तेरा? वो तो दुबई से आया था, दुबई चला गया। लेकिन मैंने बेसाख्ता उससे पूछा, और वो लड़की जो मैंने उसे दी थी? कहने लगी, अरे हमने 1 करोड़ में उसे वो लड़की बेच दी थी। वो उस लड़की को अपने साथ दुबई ले गया होगा। वो तो हमसे भी बड़ा हरामखोर है। अरे वहां पे लड़कियां स्मगल करने का कारोबार है उसका। उसने लड़की के साथ क्या किया क्या नहीं मुझे इल्म नहीं है। तू क्यों इस बारे में इतना परेशान हो रहा है? वो कौन सा तेरे जायदाद के पेपर लेके गायब हो गई? रज्जो बाई हंस रही थी जबकि मैं इंतहाई गुस्से में था।
मैं कहने लगा मुझे उस शख्स का दुबई में एड्रेस बताओ। रज्जो बाई हैरान, मेरा दीवानापन देख के घबरा भी गई, मुझे गालियां भी देने लगी, लेकिन मैं बस जल्द से जल्द दुबई जाना चाहता था। शायद मुझे उससे मोहब्बत हो चुकी थी या फिर मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था। मैं एक मर्तबा उसके कदमों में गिरकर उससे माफ़ी मांगना चाहता था। चंद रोज़ बाद मैं दुबई पहुंच गया, बताए हुए एड्रेस पर भी पहुंचा। वो अरबी शेख वहीं पर मौजूद था। उसे देखकर मैंने दो टोक अंदाज में कहा कि किधर है नौशाबा, उसे मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हें 2 करोड़ देने को तैयार हूँ, लेकिन वो लड़की मुझे वापस चाहिए। अगले ही पल वो गुस्से से बिफर के कहने लगा कि उसे तो मैं 5 करोड़ में आगे बेच चुका हूँ, वो कहाँ है मैं कुछ नहीं जानता। ये सुन के तो जैसे मेरी सारी उम्मीदें दम छोड़ चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उस घर से निकल आया। मेरी आंखों से एक ऐसी लड़की के लिए आंसू बह रहे थे जिसे मैं लाया ही इस काम के लिए था, लेकिन अब जो कुछ भी था, कुछ था जो मुझे उसकी जानिब खींच रहा था। मैं रोते हुए एक मस्जिद में चला गया, सजदा रेज हो गया। मैं नहीं जानता कितने सालों बाद मैंने खुदा को सजदा किया। बस रो रो कर अपने रब से माफ़ी मांगने लगा कि बस मेरी ये गलती माफ़ कर दे। मैंने बहुत लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है, लेकिन मैं अब सुधरना चाहता हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे वो लड़की किसी तरह से मिला दे। मैं रो रो के दुआएं कर रहा था। मस्जिद से बाहर निकला तो एक जानिब को एक बहुत बड़ी काले रंग की कार जाती हुई दिखाई दी। न जाने क्यों, मगर मुझे ऐसे लगा जैसे उसमें नौशाबा बैठी हुई थी। मैंने फौरन टैक्सी वाले को उस गाड़ी का पीछा करने का कहा। वो गाड़ी एक आलीशान बंगले के बाहर आकर रुक गई, जहाँ पे एक बहुत बड़ी पार्टी का इनेकाद किया गया था। लड़कियां मगरबी लिबास पहन के घूम रही थी। सामने स्टेज पे कुछ डांसर्स को लाया गया था। सबने इंतहाई बेबाक से लिबास पहन रखे थे, और उन 12 लड़कियों में से एक लड़की नौशाबा भी थी। चेहरे पर मुद्दतों की उदासी, गम और रंज मैं उसकी आंखों में महसूस कर सकता था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट। वो स्टेज पर बाकी लड़कियों के साथ मिलकर नाच रही थी। जब मैंने नौशाबा को देखा तो मुझसे रहा ना गया। जैसे ही वो स्टेज से उतरी, अगले ही पल मैं उसे पकड़कर उस महफिल से अलग ले आया। मुझे अपने सामने देखकर एक पल को तो उसे सख्ता तारी हो गया। फिर मुझे धक्का देके कहने लगी, क्यों आए हो तुम यहाँ? मेरी जिंदगी बर्बाद करने की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें क्या समझती थी, और तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। देख रहे हो मेरे वजूद को? गौर करो मुझ पे, क्या हो चुकी हूँ मैं। अब क्या लेने आए हो? क्या किसी और के साथ मेरा सौदा हो चुका है? कहाँ बेचना है मुझे? वो रो रही थी, मुझे गिरेबान से पकड़ के मुझसे पूछ रही थी, और मैं उसके कदमों में गिरकर फूट फूट के रोते हुए माफी मांगने लगा। कहने लगा, नौशाबा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम यकीन करो, मैं इतने महीनों से तुम्हें ढूंढने के लिए पागल हो चुका हूँ, और तुम मुझे अब जाके मिली हो। मैं दर दर की खाक छानता तुम तक पहुंचा हूँ। तुम मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हें हर कीमत पर वापस लेके जाऊंगा। उसकी इज्जत तार तार हो चुकी थी। पहले उस अरबी शेख ने उसे नोचा था, फिर वो यहाँ उसे ले आया, उसे अपने दोस्तों के हवाले कर दिया। फिर उसके किसी दोस्त ने नौशाबा को एक क्लब डांसर के हवाले कर दिया, जहाँ पे उसे डांस सिखाया गया। और अब अरबी शेखों के यहाँ कोई भी महफिल होती तो उस क्लब की डांसर्स को भेजा जाता था। सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से वो मासूम लड़की क्या से क्या बन चुकी थी। मैं उसे दुबई से वापस पाकिस्तान ले आया, उससे निकाह भी कर लिया। मैं जानता था कि उसके साथ जो कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, लेकिन ये उसकी ही मोहब्बत थी जिसने मुझे गुनाह करने से रोक लिया। मुझे उसकी कदर तक नहीं थी जब वो मेरे पास आई थी, लेकिन जैसे ही वो दूर हुई तो मुझसे मेरी जिंदगी छिन चुकी थी। एक वक्त लगा था नौशाबा को ठीक होने में, और ये 2 साल का अरसा था। इस 2 साल के अरसे में वो पूरी तरह से बदल चुकी थी, लेकिन मैंने उसके सामने कभी भी माजी का जिक्र नहीं किया। और मैं आज भी उससे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी शायद ही कोई शौहर अपनी बीवी से करता होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने जो गुनाह किए हैं वो बहुत बड़े हैं। मैंने रज्जो बाई का नंबर ब्लॉक कर दिया है। अब मैं इज्जत से हलाल कमा के अपना और अपनी बीवी का पेट भरता हूँ।